हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जनरल का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। फॉर्मेट बना लेते हैं पहले जनरल एंट्री को पास करने के लिए। फुल सेटलमेंट क्या होता है बच्चे? देखो, कई बार हम किसी पर्सन से कोई चीज खरीद लेते हैं, कोई गुड्स खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली या वटएवर। हमने किसी से आज की डेट में कुछ खरीद लिया और कुछ टाइम बाद हम उसकी पेमेंट करने के लिए जाते हैं। जब हम उसकी पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम उसे पूरी अमाउंट देने की बजाय कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट देकर कहते हैं बस ठीक है, इतना बहुत है, कह देते हैं ना कई बार। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन तरह की ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, आपकी बुक के अंदर ये अनसोल्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अनसोल्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेकेंड ट्रांजैक्शन मैं इसकी देख रही हूं, 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है ये। सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सोल्ड गुड्स टू भूषण, गुड्स सोल्ड टू भूषण। हमने भूषण को गुड्स सेल की। सेल कैसे किया है हमने? लिस्ट प्राइस है उनका 10,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब यहां पर बच्चे देखो, इस जनरल एंट्री को हम कैसे करेंगे। लिस्ट प्राइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। लिस्ट प्राइस होता है MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो गुड्स है उनके ऊपर जो प्रिंटेड रेट है या इससे ज्यादा की गुड्स को नहीं सेल किया जा सकता, 10,000 रुपए का उसका MRP है। सेल कैसे कर रहे हैं? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। एंट्री कैसे करते हैं? देखो, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम 10,000 का 10% निकालें। 10,000 का हमने निकाला, 10% 1,000, तो इस 10,000 में से 1,000 माइनस हो गया 9,000। मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूं पहले भी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम जर्नल एंट्री के अंदर कभी भी नहीं दिखाते। यानी कि हम यहाँ पर ये चीज मानेंगे कि हमने भूषण को गुड्स सेल की हैं, कितने रुपए की? 9,000 रुपए की गुड्स हमने उसे सेल की हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड नहीं दिया हुआ कहीं भी और भूषण नाम दिया हुआ है, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और उधार की ट्रांजैक्शन को हम कैसे डील करते हैं? गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? भूषण को। तो भूषण हमारे क्रेडिटर बन गया। डेबिट, अब देखो, गुड्स सेल कर रहे हैं। जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए हम सेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है। सेल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। और डेबिट द रिसीवर, भूषण जिन्हें गुड्स मिली, क्योंकि हमारे डेटर क्रिएट होते हैं और डेटर के ऊपर हमने रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर भूषण को डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो डेटर है अपना। तो एंट्री बनेगी इसकी 9,000। तो इसके अंदर बेटा हमने जनरल एंट्री कैसे पास करनी है? 2 अप्रैल, डेट कॉलम के अंदर हमने डेट दिखाई, भूषण अकाउंट डेबिट, भूषण अकाउंट डेबिट 9,000 टू से 9,000। इसकी नरेशन लिख देंगे। कल से मैं आप लोगों को जो भी जनरल एंट्री कराऊंगी उसका मैं आपको फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगी। फॉर्मेट के अंदर आपने जनरल एंट्री को खुद पास करना है। आपको मैं उसकी जो बेसिक ये प्रोसेसिंग है सिर्फ इतना बताऊंगी, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो, इसके बाद क्या दे रखी है? 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को कहते हैं जी, भूषण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। भूषण रिटर्न्ड गुड्स, ₹1,000। और ये लिस्ट प्राइस हमको दे रखा है। भूषण ने 1,000 रुपए की जो गुड्स है वो हमें
रिटर्न कर दी। तो इस केस में बेटा देखो क्या करेंगे हम, जब हमने भूषण को गुड्स सेल की थी तो भी लिस्ट प्राइस हमको दे रखा था 10,000 रुपए का। जब भूषण हमें गुड्स वापस कर रहा है तो भी हमें लिस्ट प्राइस दे रखा है इसका 1,000 रुपए का। लेकिन यहां पर एक चीज है, देखो आप किसी भी पर्सन से, सपोज आपने किसी से कोई चीज खरीदी है, आप किसी से कोई चीज, दुकानदार ने आपको बताया कि ये नोटबुक है, ये नोटबुक 40 रुपीज की है, 40 रुपए की है। आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो इसके 38 रुपीज दूंगा, आपने उसे 38 रुपीज देकर खरीद लिया। देखो प्रैक्टिकली अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकेबिलिटी के साथ अपनी चीजों को लिंक करना है। आपने उस नोटबुक के 38 रुपीज उसको दे दिए और नोटबुक ले आए। घर जाकर आप देखते हो उसके तो कुछ पेज खराब है, बिल्कुल ही ब्लैंक है, उनके ऊपर लाइनिंग नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी वाइज अप टू मार्क नहीं है। आपने क्या किया, आप दोबारा उस दुकान पे वापस जाते हो, शॉप पे वापस जाते हो, आप उनको बोलते हो कि भाई साहब ये जो बुक है अपनी, ये नोटबुक है, इसके अंदर ये कमी है। तो आप जब उसे नोटबुक को वापस करोगे तो क्या वो आपको 40 रुपीज वापिस करेगा? नहीं ना, वो आपको उतना ही वापस करेगा जितना आपने उसे दिया था, यानी कि 38 रुपीज। तो सेम यहाँ पर देखो बात कि जब हमने भूषण को गुड्स सेल की तो गुड्स तो थी 10,000 रुपए की, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं हम? सेल कर रहे थे 9,000 रुपए में। ठीक है, 10,000 की चीज को 9,000 रुपए में हम सेल कर रहे थे और बीच के डिफरेंस को हमने ट्रेड डिस्काउंट का नाम दिया था। लेकिन जब भूषण हमें गुड्स वापस करेगा तो यहाँ पर भी तो लिस्ट प्राइस दे रखा है, तो क्या हम उससे जो गुड्स वापस ले रहे हैं वो पूरी की पूरी कीमत पे वापस लेंगे? नहीं, वो हमें जब वापस करेगा तब भी हम उसके लिस्ट प्राइस में से, देखो ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने ऐसा करना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक बनाना पड़ेगा कि इससे पहले की भूषण की ट्रांजैक्शन के अंदर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट होगा। ये अंडरस्टूड है क्योंकि ट्रांजैक्शन उसी पर्सन से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसी पर्सन से रिलेटेड है और लिस्ट प्राइस पे हमको ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, तो इसमें से भी 10% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो हम 1,000 का 10% निकालें तो 100 रुपीज बनेगा, 900, यानी कि भूषण ने हमें 900 रुपए की गुड्स वापस करी। जब भूषण को हमने गुड्स सेल करी तो एंट्री हमने क्या करी थी? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब भूषण हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? 5 अप्रैल की डेबिट में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण। देखो जब बच्चे हमने भूषण को गुड्स सेल करी थी तो वो रिसीवर था, तो हमने उसे डेबिट किया था। अब जब भूषण हमें वापस कर रहा है तो वो गिवर है, हमने इसे क्रेडिट कर दिया 9,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय भूषण। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें इसकी, 10 अप्रैल की हमको दी हुई है। 10 अप्रैल को कहते हैं जी भूषण रिसीव्ड फ्रॉम भूषण ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट बच्चे, फुल सेटलमेंट शब्द का जो अर्थ है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा अकाउंट के अंदर मायने रखता है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने उसके साथ हिसाब किताब खत्म कर दिया। हम जो भूषण है उसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की उनका हमने हिसाब किताब खत्म कर दिया, उसको हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट। मैं दोबारा से इसकी ट्रांजैक्शन पढ़ती हूँ। रिसीव्ड ₹8,000 फ्रॉम भूषण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमें भूषण से 8,000 रुपीज मिले और वो कैसे मिले? इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या कि 8,000 रुपए देकर उसने अपना हिसाब खत्म कर दिया। तो इसको हम जर्नल के अंदर देखो बच्चे कैसे पास करेंगे। जर्नल के अंदर पास करने से पहले हम ये देखेंगे कि भूषण से हमने लेने कितने थे। देखो बच्चे, आपकी अगर शॉप है, शॉप को भी छोड़ो, अगर आप किसी नॉर्मल किसी दुकान पे जाते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए, आपका उधार खाता उस दुकान पे चलता है, तो आप क्या करोगे? आप सुबह जाते हो, 2 किलो चीनी लेके आ जाते हो और उसने अपनी
नोटबुक जो लगा रखी है उसके अंदर आपकी एंट्री कर दी कि 2 किलो चीनी इस बंदे के नाम गई है। उसके बाद आप जाते हो एक नमकीन का पैकेट ले आते हो, थोड़ी देर बाद उसने उसकी भी एंट्री कर दी। लेकिन जब आप पेमेंट देने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि मैंने इसे टोटल लेना कितना है। वो अपनी कॉपी निकालेगा, उसमें से पूरा हिसाब किताब देखेगा और आपको बताएगा। और उसके बाद आप कहोगे नहीं भाई साहब 700 रुपए नहीं बनते, मैं तो आपको 650 रुपए दूंगा। तो 700 रुपए पहले उसने बताया ना कि आपके बनते हैं। तो सेम यहाँ पर जब भूषण हमें पेमेंट देगा तो हम पहले ये देखेंगे कि उसके एक्चुअल में बनते कितने हैं। देखो बच्चे 10,000 की गुड्स हमने उसे यहाँ पर सेल की थी, एक्चुअल में 10,000 की नहीं थी, 9,000 रुपए की गुड्स थी। 9,000 की गुड्स हमने उसे सेल की थी और उसमें से 900 रुपए की गुड्स उसने हमें वापस कर दी थी। 9,000 में से 900 की गुड्स उसने हमें वापस कर दी। तो यानी कि 9,000 में से जब हम 900 रुपए माइनस करेंगे तो उससे हमने अब लेने कितने हैं, हमने उससे 8,100 रुपए लेने हैं। 9,000 टोटल थे, 900 का माल वापस आ गया था, तो हमने उससे 8100 रुपए लेने थे। लेकिन वो दे कितने रहा है, दे रहा है वो हमें 8,000। हमें भूषण से सिर्फ 8,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का तो हमें नुकसान हो गया ना। हमने उससे 8,100 रुपए लेने थे, वो हमें 8,000 रुपए दे रहा है और कह रहा है कि हिसाब किताब खत्म, बस बहुत इतना ही देना है मैंने। तो यानी कि जो 100 रुपए का हमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हम नाम देंगे डिस्काउंट का, कि हमने उसे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। वैसे हमने नहीं दिया, उसने जबरदस्ती ले लिया, बट स्टिल हम जर्नल एंट्री के अंदर इसको अब दिखाएंगे कैसे। देखो 10 अप्रैल की डेट में हम इसे दिखाएंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब डिस्काउंट आता है तो वो डिस्काउंट हमेशा ही उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री बना देता है। तो यानी कि इस केस में या तो एक से ज्यादा डेबिट होंगे या एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे। तो जब हमें उससे पेमेंट रिसीव हो रही है, देखो पेमेंट जब हमें रिसीव होती है तो कैश इफेक्ट हो रहा है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितनी पेमेंट आई अपने पास, 8,000 रुपए। जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। 100 रुपए का जो हमें नुकसान हुआ, नुकसान को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं ना। नुकसान के ऊपर रूल अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर लॉस हुआ हमें इस 100 रुपए का, तो नाम दिया हमने इसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें लॉस हो रहा है। और यही डिस्काउंट अगर हमें बेनिफिट हो रहा होता तो इस डिस्काउंट को हम क्रेडिट साइड में दिखाते। टू क्रेडिट द गिवर, यहां पर जो पर्सन हमें पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, भूषण। भूषण से हमें 8,000 रुपए मिले हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी इस हिसाब से। तो आपकी बुक के अंदर इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, जिसके अंदर किसी पर्सन को पहले आप कोई चीज सेल कर रहे हो, बाद में उसने आपको कुछ वापस कर दिया और फिर बचे हुए का उसने फुल सेटलमेंट करके हिसाब खत्म कर दिया। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को आपने करना है, ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट चेक से रिलेटेड हम कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, देखो बच्चे जब भी हम किसी पर्सन से कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, मान लीजिए मैं कुछ ऐसे ले रही हूं ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड, वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपी 1,000, एक्स से हमें 1,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ। अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन आपको दे रखी होती है तो इसको हम कैसे डील करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो हम चेक को देखते हैं कि इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि चेक के लिए हम चेक इन हैंड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और बैंक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा, वो अलग अलग हो सकती है। अब जैसे मान लो अपने पास है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपी 1000, एक्स कोई पार्टी थी, उससे हमने पेमेंट लेनी थी, वो आता है जी, वो हमको चेक देकर चला जाता है। अब मान लो कि वो जो चेक हमको देके गया है, हो सकता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस हो सकता है उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो सो कि चेक की जो फंडामेंटेलिटी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर भी इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो बच्चे, ये एक बैंक है, ये हमारा बिजनेस है, यहां पर एक पर्सन है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं विथ स्माइलिंग फेस। तो चेक, बिजनेस ने इसको कुछ गुड्स सेल की, बिजनेस ने इसे कुछ गुड्स सेल की और इसने उसके बदले में बिजनेस को चेक दे दिया, इसने उसके बदले में हमें चेक दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस चेक को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो हम इस चेक को लेकर उसी टाइम बैंक में जाएंगे और ये चेक जमा करवा देंगे। दूसरा तरीका क्या, अभी हमने उसे चेक ले लिया, तिजोरी में रख दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे हम किसी वर्कर को भेजते हैं चेक को जमा करवाने के लिए। यानी कि हम उस चेक को उसी दिन बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, उससे अगले दिन या उसके बाद के किसी दिन भी करवा सकते हैं। वैसे एक बार कोई भी चेक लिखे जाने के बाद 3 महीने तक वैलिड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये चेक आ गया, हमने इसे अपने पास रख लिया, बैंक में नहीं गए। नेक्स्ट डे हम बैंक में जाते हैं, जिस दिन हमें चेक मिला उससे नेक्स्ट डे हम ये चेक लेकर बैंक में जाते हैं। अब बैंक ने क्या करना है, बैंक ने ये चेक हमसे ले लेना है, इस पर्सन के अकाउंट में से पेमेंट काट कर हमारे अकाउंट में जमा कर देनी है। चेक की ये प्रोसेसिंग होती है। बैंक ये चेक हमसे ले लेगा, इस बात का प्रूफ है कि इस पर्सन का चेक हमारे पास आया हुआ है। बैंक इस चेक के ऊपर इस पर्सन की जो साइन है वो मैच करेगा। मैच करने के बाद इसके अकाउंट में से पेमेंट माइनस करके, इसके अकाउंट में से पेमेंट काट कर वो हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। यानी कि अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो इसके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा और हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके अकाउंट में पैसे ही ना हुए, अगर इसके अकाउंट में पैसे ही ना हुए तो क्या बैंक इसके अकाउंट में से पैसे काट पाएगा? नहीं काट पाएगा ना। तो यहाँ पर देखो बच्चे, कितनी सारी सिचुएशन अलग अलग अराइज होती हैं। इन सभी सिचुएशन को हमने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए सीखना है। देखो सबसे पहले अगर हमें चेक रिसीव होता है, यहाँ पर ये पर्सन एक्स था, इस एक्स ने हमें चेक दिया और उस चेक को हमने उस दिन बैंक में जमा नहीं करवाया। ये अपने पास ट्रांजैक्शन दे रखी है कि हम उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाते। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवा रहे, तो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट। तो यानी कि यहां की जर्नल एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, जिस पर्सन से हमें चेक मिला, गिवर है यहां पर एक्स, टू एक्स। तो पेमेंट 1000 रुपए की चेक हमें मिला। देखो सबसे पहले बच्चे हमें चेक मिला, उसके बाद हमने नेक्स्ट डे इस चेक को बैंक में जमा करवाया। बैंक में जब हम जमा करवाएंगे तो बैंक में जमा करवाने के बाद इस पर्सन के अकाउंट में से पेमेंट काटेगा और वो हमको पेमेंट दे देगा। जब हम नेक्स्ट डे बैंक में पेमेंट जमा करवाने के लिए चेक को भेजते हैं, दूसरा केस इसका देखते हैं। चेक इस पर्सन ने हमें दिया एंड ये सुबह सुबह 10 बजे चेक लेके आ गया। एक्स सुबह सुबह 10 बजे ही चेक लेके आ जाता है और हम इसे उसी दिन बैंक में जमा करवा देते हैं। डिपॉजिटेड
सेम डे इन बैंक, हमने बैंक में उसी दिन जमा करवा दिया, तो अब नेक्स्ट डे का केस नहीं है। ये सुबह 10 बजे हमारे पास चेक लेके आ गया, हम 11 बजे चेक लेकर बैंक में पहुंच गए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम चेक इन हैंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। देखो बच्चे, यहां पर और इसमें फर्क क्या है, अगर ये चेक अपने पास लेके आता है, हम तिजोरी में रख रहे हैं, उसे बैंक में नहीं लेके जा रहे, तो चेक अपने पास रहा, है ना, चेक अपने पास रहा, वी आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक। तो चेक जब अपने पास रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल हम अप्लाई करेंगे और डेबिट कर देंगे इसे। लेकिन अगर ये चेक हमारे अपने पास लेके आता है और हम उसी दिन उसे बैंक में जमा करवा देते हैं, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक हुआ ना, बैंक रिसीव कर रहा है चेक। तो यहां पर बैंक, क्योंकि ये हमारा एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, इस हिसाब से हम इसे डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है। अब बैंक के अंदर ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन कि इस पर्सन ने चेक दिया, इसके अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस पड़ा था और हमें बैंक ने इसके अकाउंट में से पेमेंट काटकर हमारे अकाउंट में जमा कर दी। देखो बच्चे, ये दोनों केस तो आपको समझ में आ गया कि अगर सेम डे हम डिपॉजिट नहीं करते हैं तो एंट्री ये पास करेंगे, और अगर सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री ये पास करेंगे। अब इसके बाद बारी शुरू होती है बैंक की। अगर तो बैंक ने इसके अकाउंट में से पैसे काट के हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, तो वो कब करेगा? जब उसके अकाउंट में पैसे होंगे, तब तो हमें फर्दर किसी एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक उसके अकाउंट को देखता है, उसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो वो हमारे अकाउंट में कैसे डालेगा? उसके अकाउंट में से काटकर। तो वहां पर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिसऑनरमेंट ऑफ चेक, कि जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर यानी कि उसका अनादरण हो गया, हिंदी में हम इसे अनादरण वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसका अनादरण हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। यानी कि इस पर्सन के अकाउंट में तो पैसा ही नहीं था। जब पैसा ही नहीं था तो वो बैंक क्या उसके अकाउंट में से काटेगा और क्या हमारे अकाउंट में काटेगा? तो यानी कि इस केस में तो हमें पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई। जब हमें पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई तो ये एंट्री तो पेमेंट रिसीविंग के लिए हम कर रहे थे ना, यहाँ पर चेक रिसीविंग के लिए थे, यहाँ बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग एंट्री कर रहे थे। जो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? इनके इफेक्ट को खत्म कर देंगे। हम करेंगे, देखो बच्चे, अगर चेक हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक में तो वो पेमेंट उसके अकाउंट में से काटकर हमारे अकाउंट में जमा करवाएगा। जब वो हमारे अकाउंट में पेमेंट जमा कराएगा और पेमेंट हो गई तो चेक डिसऑनर हो गया, तो एंट्री पास होगी यहां से एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक अपने पास आता है, हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और चेक डिसऑनर हो जाता है, तो ये अपने पास, देखो, चेक अपने पास आना और सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवाना, उसके लिए ये एंट्री हो गई। और उसके बाद जब वो चेक डिसऑनर हुआ तो उसके लिए ये एंट्री हो गई। दूसरा केस जब हमने ऊपर डिस्कस किया था कि चेक जब हमें रिसीव होता है और हम उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते, हम उसे अगले दिन बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। जब हम उसे अगले दिन बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो बच्चे, जब चेक अपने पास आया तो हमने इसे डेबिट किया। अब हम चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो चेक जा रहा है ना, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और रिसीव कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो उस केस में जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अगर फिर ये चेक डिसऑनर होता है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? वही सेम जो अभी हम पीछे करके आए हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही एंट्री सेम रहेगी, डिसऑनर की एंट्री सेम रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये चेक का तो जो था बेसिक फंडा वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पेमेंट मेड थ्रू चेक। अगर हम चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं
हमने किसी पर्सन को चेक के जरिए पेमेंट की, यहां पर चेक हमें रिसीव हुआ था, चेक गिवन टू वाई ₹1000। वाई को हमने 1000 रुपए का चेक दिया। अब वाई से हमने कुछ खरीदा होगा, उसके बदले में हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो जब वाई को हम चेक देंगे तो इस चेक के ये माना जाता है कि बिजनेस कभी भी अपने किसी भी पर्सन को, अपनी किसी भी पार्टी को कोई ऐसा चेक नहीं देगा जिसके डिसऑनर होने के चांसेस हो। तो यानी कि ये चेक जो है जब हम पेमेंट करेंगे तो ये मान लिया जाता है कि इस चेक के जरिए हमारे कस्टमर को 100% पेमेंट हो जाएगी। हमारे अकाउंट में से बैंक पैसा काटकर कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है? देखो बच्ची, पेमेंट जा रही है ना, पेमेंट देगा कौन? बैंक दे रहा, और किसको मिल रही है? वाई को। तो एंट्री बनती है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाई ने चेक रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, और पेमेंट वाई को कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो यहां पर हम टू बैंक कर देंगे और इसके सामने अमाउंट दिखा देंगे 1000 की। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन और देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाई ₹2000 रुपए की। वैसे तो इस तरह की जनरल एंट्री मैं आपको पहले से पिछली क्लासेस के अंदर करवा चुकी हूँ, स्टिल क्योंकि बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन चल रही है तो ये भी कर लेते हैं। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की, तो देखो बच्चे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हम जब बैंक के अंदर पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा अपना, और कैश कम हो जाएगी क्योंकि कैश जा रही है बिजनेस में से। डेबिट द रिसीवर, बैंक पेमेंट ले रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है, कैश जा रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री यहां पर बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। ये हम जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक में से पेमेंट निकलवा भी तो कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1000। हमने 1000 रुपए की जो कैश है वो बैंक में से निकलवाई। जब हम बैंक में से पैसा निकलवा रहे हैं तो कैश आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे किसको? कैश को। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1000, एंड क्रेडिट द गिवर। कहां से आ रही है? बैंक से आ रही है ना, क्योंकि हम पेमेंट कहां से निकलवा रहे हैं? बैंक से निकलवा रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। इसके बाद अगर इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएं, देखो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर ट्रांजैक्शन इतने से दे रखी है तो ये अंडरस्टूड है कि अपने बिजनेस के लिए पैसा निकाला। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा बैंक से निकाल तो रहे हैं पर बिजनेस के लिए नहीं निकाल रहे, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। और पर्सनल यूज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट। क्योंकि ड्रॉइंग क्या होती है? जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000 for पर्सनल यूज। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अगर इस तरह का दे रखा होता तो देखो हम एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन अब यहां पर इस वर्ड ने आकर इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। इस कैश अकाउंट को डेबिट करने का मतलब था कि बिजनेस में कैश बढ़ रही है। इस कैश अकाउंट को डेबिट करने का मतलब था कि बिजनेस में कैश बढ़ रही है। पर क्या अब भी बिजनेस में कैश बढ़ रही है? नहीं, अब तो पर्सनल यूज है ना, तो बिजनेस में तो कैश बढ़ ही नहीं रही। तो यहां पर हम कैश को हटा देंगे और पर्सनल यूज के लिए हम ड्रॉइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो एंट्री बनेगी यहां पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर होप्सो कि आपके इस चैप्टर के सारे कंप्लीट जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरे हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।